तो डिफरेंशिएशन सीखने के बाद जो कैलकुलस का दूसरा पार्ट है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को कई बार एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, है ना? तो अभी जैसे अपन ने फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखा था, वैसे ही अपन फंक्शंस को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ठीक, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेरिवेटिव का उल्टा। मतलब आपने अगर किसी फंक्शन को दिया हुआ था, अगर आपने उसको डिफरेंशिएट किया तो आपको कोई दूसरा फंक्शन मिला, है ना? और जो डिफरेंशिएट होके आया उसको अगर वापस इंटीग्रेट किया जाए तो जो फंक्शन था वही मिल जाएगा, है ना? सो इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, है ना? मतलब अभी और बताऊंगा। अपने को बेसिकली अपने काम की जो चीजें हैं वो सीखनी है। अपने कोर्स में क्या ऐसे ही दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, indefinite integration और डेफिनेट इंटीग्रेशन। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में करना एक ही काम होता है, इंटीग्रेट करना होता है। इसका जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट इज अ फंक्शन। इसका रिजल्ट एक फंक्शन आता है? और इसका जो रिजल्ट आता है वो वैल्यू आती है। इट्स रिजल्ट comes out as value as per given limits। कुछ लिमिट्स दी होती हैं, उनका मतलब समझाऊंगा। as per given limits, है ना? मतलब कुछ वैल्यूज दी होती हैं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, इसमें कुछ आंसर वैल्यू आती है और इसमें कुछ आंसर फंक्शन के फॉर्म में आता है, ऐसा समझो, है ना? अच्छा देखो, होता क्या है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनिट ही करते हैं, उसमें भी बस करने के बाद वैल्यू रख देते हैं, और इनडेफिनिट में वैल्यू नहीं रखते। तो मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए भी इंडेफिनिट आना ही चाहिए, वरना डेफिनेट नहीं कर पाएंगे, है ना? तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सीखना है वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि डेफिनेट भी करने की बात आएगी तो आपको इंडेफिनिट ही करना होगा, फिर उसमें लिमिट्स रखते हैं। ठीक, अब इंटीग्रेशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी, वो बात ये है ना कि कोई तुम्हारा दोस्त या तुम्हारे मन में आए कि चलो ऐसा सवाल बना के इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ऐसा करने मत बैठ जाना, है ना? हर फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता, है ना? और बहुत सारे फंक्शन जो दिखने में बहुत ही सिंपल लगेंगे वो इतने इजीली इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं। अलग अलग मेथड होती है, फिर भी बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए तो मान लो कि कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है तो जाके वो इंटीग्रेट होता है। तो जैसे तुमने डिफरेंशिएशन में क्या था ना, अपन ने ऐड रूल्स, सब्ट्रैक्ट करने वाला, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ये सीख लिए थे। फिर अपन जैसा मन वैसा फंक्शन बनाते थे, रूट साइन एक्स, रूट एक्स ई की पावर एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन लिख लेते थे, है ना? मैं भी कुछ रैंडमली फंक्शन लिख देता था और आप उसको डिफरेंशिएट कर लेते थे। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, है ना? यहाँ फिक्स फॉर्मेट है, हमें वही इंटीग्रेट करना आता है, उससे ज्यादा इंटीग्रेट करना नहीं आता। बहुत सारे मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के और भी, जो आप कुछ तो 12th में सीखोगे, जितना कोर्स में है 12th के, कुछ कॉलेज में जाके सीखोगे, है ना? कि भाई वहां जो अगर ये टॉपिक आएगा कि ये फंक्शंस और कैसे कैसे इंटीग्रेट होते हैं, है ना? तो इंटीग्रेशन इतना सिंपल नहीं है। अपने कोर्स में कितना है, इतने फॉर्मूले में आपके सामने लिखूंगा, उतने ही इंटीग्रेशन अपने काम के हैं। इससे ज्यादा एक भी इंटीग्रेशन आपकी पूरी फिजिक्स में कहीं यूज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें, है ना? तो ये चीज का सबसे पहले ध्यान रखें कि अपने मन से कोई रैंडम सवाल बना के उसको इंटीग्रेट नहीं करने लग जाए, है ना? कहीं पे प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हो तो उसी को इंटीग्रेट करेंगे, अपने कोर्स का हो तो। अदरवाइज उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये नहीं कि अपने मन से कोई फंक्शन लिख लेंगे। तो एक सिंपल सा फंक्शन होता है ना, अंडर रूट साइन एक्स, है ना? ये इंटीग्रेट होता ही नहीं है ना? ये इंडेफिनेट फॉर्म से इजीली इंटीग्रेट होता ही नहीं है। तो ऐसे फंक्शन आप लिख लोगे फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, चलो, ऐसा नहीं होता, है ना? और एक और चीज, अपने मन से जो रूल आपको डिफरेंशिएशन में सिखा है ना, वो यहाँ मत लगा देना
सर वहां आपने कहा था प्रोडक्ट रूल में एक को कांस्टेंट दूसरे को डिफरेंशिएट, एक को डिफरेंशिएट दूसरे को कांस्टेंट, तो यहाँ भी वैसे ही कर लेंगे सर, एक को कांस्टेंट दूसरे को इंटीग्रेट, दूसरे को कांस्टेंट पहले को इंटीग्रेट। भाई मत करना, है ना, इंटीग्रेशन जिसने बनाया है अलग से इसकी पूरी मैथ्स है, अपने मन से उसमें चेंज नहीं करेंगे, अपने मन से कोई रूल नहीं लगाएंगे। जितने रूल और जितने टाइप के इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूं बस उतने ही टाइप के करने हैं, ठीक, फिक्स टाइप्स है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख देता हूँ या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो याद रखने हैं, अपना काम इससे ही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने को मेनली ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही सीखने हैं कि डायरेक्टली अपन इंटीग्रेट कर पाए। सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये x हो जाएगा, है ना। अगर मैं कहूँ x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, तो dx होगा। तो अगर मैं dx को इंटीग्रेट करूँ तो क्या क्या बन जाएगा, x प्लस एक कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट है। इसके दूसरे फॉर्म्स भी हो सकते हैं कि मैं आपसे कहूँ इंटीग्रेशन dt क्या होगा, तो वो t बन जाएगा। मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन dm क्या होगा, तो वो m बन जाएगा। कोई भी ऐसा टर्म सिंपल लिखा हो, मतलब कोफिशिएंट 1 हो, है ना। इंटीग्रेशन dy क्या हो जाएगा, तो वो y बन जाएगा, है ना? ये सिंपल सा है बिल्कुल कि इंटीग्रेशन dx जो होता है वो x होता है, साथ में कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट क्यों लिखते हैं बताऊंगा मैं, है ना, परेशान मत हो। कहाँ कांस्टेंट लिखते हैं, इनडेफिनिट में कांस्टेंट आता है, डेफिनिट में नहीं आता है, रीजन के साथ बताऊंगा, अभी परेशान मत होना, अभी ये फॉर्मूले याद रखना। दूसरा x रेज टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। याद करना है और कोई उपाय नहीं है। x रेज टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि n इक्वल टू -1 पे ये 1/x बन जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन आपको याद हो। एंटी डेरिवेटिव सीख रहे हैं, डेरिवेटिव का उल्टा। तो या सोचो किसको डिफरेंशिएट करने पे 1/x आता था, तो ln x को। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log बेस ex प्लस कांस्टेंट, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, बस तब नहीं लगाएंगे जब n की वैल्यू -1 हो, क्योंकि n की वैल्यू -1 1/x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन log बेस ex होता है ना। बस जिसका आपको अगर डिफरेंशिएशन याद है तो आपको इंटीग्रेशन ही भी याद है। आप ऐसा मान लो कि आपको बस ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करना था, बाकी सब फॉर्मूले वही है, कोई चेंज नहीं है, उल्टा करना है ना। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अच्छा आप सोच के देखो, जो फर्स्ट लिखा था इसको भी इससे लिख सकते हो। ये जो इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है ना, ये बेटा लिखा हुआ है देखना, x की पावर मतलब इंटीग्रेशन dx जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो x की पावर 0 इंटू डी एक्स। ये x की पावर 0 1 होता है, इसको भी आप सेकेंड फॉर्मूले से ला सकते हो। x की पावर 0 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 1 प्लस कांस्टेंट। देखो ये x प्लस कांस्टेंट है ना। तो जो फर्स्ट रिजल्ट है ना उसको भी अपन सेकेंड से ला सकते हैं, बट ऐसे नहीं करेंगे, है ना। ये मैंने आपको से बता दिया कि फर्स्ट रिजल्ट सेकेंड से आ सकता है। फर्स्ट तो सिंपली ध्यान रखना है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का t होता है, dy का सो, ठीक। फोर्थ रिजल्ट, और सोचो तुमने किसका किसका डिफरेंशियल सीखा था, e की पावर x का। e की पावर x को डिफरेंशिएट करते थे तो e की पावर x ही आता था। इसका मतलब अगर मैं e की पावर x को इंटीग्रेट करूंगा तो वो e की पावर x ही आएगा। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये अपन पावर वाला सीख गए, एक्सपोनेंशियल सीख गए। फिर आते थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जब मैं साइन x को डिफरेंशिएट करता था तो cos x आता था। इसका मतलब अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करूंगा dx के साथ तो वो sin x आएगा, है ना। वही फॉर्मूला उल्टा। अगर मैं cos x को डिफरेंशिएट करता था तो माइनस sin x आता था। तो अगर मैं sin x को इंटीग्रेट करूंगा तो ये माइनस cos x आएगा। वहां पर जो राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं वहां पर उसको डिफरेंशिएट किया करते थे, यहाँ मैं उसके रिजल्ट को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो वही चीज वापस आ जाएगी।
मैं 10x को डिफरेंशिएट करता था तो sec स्क्वायर x आता था, तो अगर मैं sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करूंगा तो 10x आएगा, है ना। कोई ये मत पूछना 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं पता आपने को, नहीं करना, 12th में सीखोगे, है ना। तुम्हें लगता होगा सर sin x cos x का किया, 10x का भी तो बताओ, नहीं बताऊंगा, काम का ही नहीं है ना। फिर cosec x को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या बनता था, माइनस cosec इंटू cot। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x करूंगा तो ये बनेगा माइनस cosec x। उसी का उल्टा है, आप सोच के देखो, वो याद है तो ये भी याद है। अगर मैं sec x को डिफरेंशिएट करता था तो वो बनता था sec x इंटू 10x। इसका मतलब मैं अगर sec x इंटू 10x को इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ dx लिखना छूट गया भाई, dx लिखना है सबके साथ, है। अगर मैं sec x इंटू 10x को इंटीग्रेट करूंगा तो वो आएगा प्लस sec x प्लस cos। और अगर मैं cot x को डिफरेंशिएट करता था तो वो माइनस sec स्क्वायर x आता था, माइनस cosec स्क्वायर x आता था। तो अगर मैं cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करूंगा तो वो आएगा माइनस cot स्क्वायर x प्लस सॉरी cot x, cot स्क्वायर नहीं cot x। एंटी डेरिवेटिव नाम है, ये समझिए आप तो। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। विथ रिस्पेक्ट वो dx ही है बेटा, dx के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, x का फंक्शन है तो dx के साथ ही इंटीग्रेट होगा, है ना। sec स्क्वायर x dx का tan x, sin x का माइनस cos x का sin x। जैसे वहां dt था ना, वैसे यहाँ पे अगर x का फंक्शन है तो वो dx के साथ ही इंटीग्रेट हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें और बताता हूँ काम की चीज। इसमें तुम्हें आना क्या क्या चाहिए, बिल्कुल आना तो ये सभी चाहिए, कुछ है नहीं इसमें। काम क्या कौन कौन सा आएगा, 1 से लेके 6 तक, है ना। 1 से लेके 6 तक वाले फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ज्यादातर यही काम आते हैं। 1 से लेके 6 तक dx x की पावर n 1 by x ex cos x sin x। फिजिक्स में 7th 8th 9th 10th वाला इंटीग्रेशन बहुत कम जगहों पे मिलेगा आपको, पहले से लेके छठे तक जो लिखा हुआ है ये यूज होगा, मतलब बिल्कुल सिंपल वाला इंटीग्रेशन। ये हुआ बेसिक बेसिक फॉर्मूला। अब एक में 11वां फॉर्मूला और लिख रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसको कई जगह लोग चेन रूल कह देते हैं, कई जगह कुछ कह देते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है इसको क्या कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, लिखने का टाइम दूंगा पीछे वाला, चिंता मत करो। ये इन्हीं सब में घुस के आता है, ये जो 11वां लिख रहा हूँ ना, ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, वो इनमें से किसी में भी घुस के आ सकता है ना। कि अगर फंक्शन x का ना हो के x की जगह x का लीनियर फंक्शन लिखा हो, मैंने क्या बोला कि ये जैसे e की पावर x है तो e की पावर x ना होके कोई लीनियर फंक्शन लिखा हो, cos x है तो x की जगह ना होके x का कोई लीनियर फंक्शन लिखा है। लीनियर फंक्शन समझते हो, ax प्लस b की फॉर्म में। इफ द गिवन फंक्शन इज हैज लीनियर फंक्शन ऑफ x, इसका डेरिवेशन भी है, नहीं करेंगे, has linear function of x instead of x। linear function of x मतलब ax plus b एग्जाम्पल, है ना। then एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल से सॉल्व कर रहा हूं। इंटीग्रेशन, मान लो बेटा आपके पास ये लिखा हुआ है
sin 2x प्लस 3dx, आपसे कहा जाए इसको इंटीग्रेट करो, तो पहले ये याद करो आपको आता क्या है। तो आपको आता है sin x को इंटीग्रेट करना। आपको आता क्या है? sin x को इंटीग्रेट करना, प्योर सिंपल सीधा सपाटा sin x, और उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट। अब आपको उसने कह दिया कि sin x की जगह sin 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करो, तो मैंने आपसे क्या किया, देखो क्या लफड़ा हुआ, x की जगह जहां sin x लिखा होता था हमें वो करना आता था, x की जगह x का लीनियर फंक्शन लिखा होता है। लीनियर फंक्शन मतलब 2x प्लस 3। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ध्यान से, आप तो इसको sin x मान के इंटीग्रेट कर देना। sin x का क्या होता है? माइनस cos x, तो sin 2x प्लस 3 का क्या होगा? माइनस 2x प्लस माइनस cos 2x प्लस 3, और इसके साथ x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना बस, है ना। देन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। क्यों करते हैं? सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ हो सकता है, प्रूफ करूंगा जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा बाद में, अभी सिर्फ सीख लो, ये बहुत काम का है। अगर x की जगह x का लीनियर फंक्शन हो तो उसको बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेट करना है, बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। जैसे e की पावर 2x, क्या ये हमें करना आता है? नहीं। हमें क्या करना आता था? e की पावर x, बस e की पावर x ही करना आता है, ना माइनस x, ना ax, ना bx, कुछ नहीं। तो ये x की जगह फिर से x का लीनियर फंक्शन है, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन x के कोफिशिएंट से डिवाइडेड बाय 2 हो गया क्वेश्चन। मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x प्लस 3 dx, क्या करेंगे? तो e की पावर जो है वही हो जाती है, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट -2, है ना। एक एग्जांपल मैं साइड में और लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3। अपने को बेटा 1 बाय x करना आता था, बट देखो लफड़ा क्या हुआ, x की जगह x का लीनियर फंक्शन, तो 1 बाय x का होता है log x या ln x। ये क्या हो गया? ln x की जगह क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3, तो ln 2x प्लस 3 है ना, 1 बाय x का ln x, तो 1 बाय 2x प्लस 3 का ln 2x प्लस 3, बस साथ में क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन सब में घुस के आ जाता है ना, कि अगर x की जगह x का लीनियर फंक्शन है तो बिल्कुल उसे x की तरह ही इंटीग्रेट कर लो, साथ में बस x के कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर दो, है ना। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके। अब मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जो आप इन रूल्स पे बेस्ड करोगे, है ना। कैलकुलेट फॉलोइंग, साथ में प्लस कांस्टेंट लिखना जरूरी है, प्लस सी, है ना। कैलकुलेट फॉलोइंग, पहला इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स, दूसरा इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1/4 dx, तीसरा इंटीग्रेशन e की पावर -x dx, चौथा इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 5 dx, पांचवा इंटीग्रेशन वन बाय 2x प्लस 1 dx, छठा इंटीग्रेशन 1/√x dx। करो ये 6 क्वेश्चन। लिखने की जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में, कुछ लिखने में बड़ी दिक्कत आएगी, तुम तो कॉपी पे सॉल्व कर लो, फिर मैं 2 मिनट के बाद आंसर लिखूंगा। सब लोग लिखो, सॉल्व करो।
अच्छा एक चीज ना ध्यान रखो, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक्स रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ये बन गया एक्स की पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2, तो ये 2/3 सामने आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। ये x की पावर -1/4, ये वापस x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा, यहाँ n की वैल्यू -1/4 है, तो -1/4 + 1 अपॉन -1/4 + 1, तो वो 3/4 होता है, तो अपॉन है तो वो इधर आके 4/3 बन जाएगा। x की पावर 3/4 प्लस कॉन्स्टेंट, e की पावर -x, e की पावर x करना आता है, लेकिन e की पावर -x में क्या है, x का कोफिशिएंट -1 है, तो e की पावर -x का तो e की पावर -x और साथ में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे अपॉन -1 मतलब, है ना, तो ये बन गया माइनस ऑफ e की पावर -x प्लस कॉन्स्टेंट। साइन 2x + 5, साइन x का होता है माइनस कॉस x, तो साइन 2x + 5 का होगा माइनस कॉस 2x + 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, 1/2x + 1 एक लॉग वाला है, तो ये ln 2x + 1 by 2 प्लस कॉन्स्टेंट, और ये 1/√x, 1/√x मतलब ये लिखा हुआ है x की पावर -1/2, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2, तो x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होगा वापस पावर रूल से, तो -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, तो ये आ गया 2√x। ये रहे इन छहों के आंसर, किसी में कोई डाउट है तो बता दो। गुड, कितने लोग के सारे सही हुए जरा लिख के बता दो, ऑल करेक्ट। जिनके सारे सही हुए, प्रियांशु, खुशी 5 करेक्टली, और एक गलत हो गया, विकास, सोजल, प्रियांशु, अवधेश, ओके, मोनिका परी, लिवांत, विकास, शैली, मयंक के 5 सही, एक कोई गलत। मयंक कौन सा हुआ गलत, तीसरा वाला, मयंक, सृष्टि के भी सारे सही हैं। मयंक कौन सा गलत हुआ था, छठा वाला गलत हो गया, अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया, गुड। तो ये अपन ने सिंपल वाले कर लिए, है ना, ये हो गए मतलब काफी कुछ। अब इसके आगे कुछ छोटे छोटे से रूल्स इसमें भी हैं जो अपन सीखेंगे, है ना, ज्यादा नहीं है इसमें, सिंपल है, प्लस माइनस वाले ही इंपॉर्टेंट रूल्स। इसमें खासकर जो अपने पावर वाला सीखा ना, x की पावर n वाला, वही ज्यादा आता है। इंपॉर्टेंट रूल्स, है ना, मतलब अगर ऐसा लिखा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx इंटू dx, ऐसे एक से ज्यादा फंक्शन ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हर फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन fx dx प्लस माइनस, जैसा डिफरेंशिएशन में करते थे, इंटीग्रेशन gx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन hx, तो अगर अलग अलग फंक्शन ऐसे प्लस माइनस हो रहे हो तो उनको सेपरेटली अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। एक तो ये रूल हो गया अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो तो। दूसरा, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, मतलब अगर ऐसा लिखा हो, इंटीग्रेशन कुछ कांस्टेंट a इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है ना, एफ एक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और फिर इसको एज इट इज इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो
तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसको अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये दो बेसिक से रूल्स हैं कि अगर फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो हर फंक्शन को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे। दूसरा, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, है ना। जल्दी से स्लाइड लिखिए 30 सेकंड में, जल्दी से स्लाइड लिखिए 30 सेकंड में, फिर 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर आपको दूंगा 5-6 क्वेश्चन फिर करेंगे। दस सेकेंड और है। जल्दी लिखिए। चलिए, आई थिंक आप सबने लिख लिया होगा। अब 2 क्वेश्चन मैं करूंगा सिंपल सिंपल से इसके पे, फिर आपको दूंगा 2-3 क्वेश्चन। जैसे आपसे कहा जाए कि इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5dx, ये पूरा फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करने को बोलो। तो आप क्या कहोगे? हर टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, मैं ना 5 बार लिखूंगा नहीं, एक बार मैं चाहो तो लिख दूंगा आपके लिए, बाकी मैं अगली बार से इसको 5 बार लिखूंगा नहीं, मैं एक ही और ओरली मन ही में सॉल्व कर लूंगा, ऐसे लिख देंगे। प्लस इंटीग्रेशन 2x, अच्छा 2x में 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, तो 2x dx प्लस वापस 5dx है तो 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ गया, 5 इंटू dx ये बना। अब इसको इंटीग्रेट करो, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस 2 बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो ये बन जाएगा x², 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx इज 5x। अच्छा, सब में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, सबको मिलाते हुए कांस्टेंट एक साथ लिख देता हूँ, प्लस कांस्टेंट, अलग अलग टर्म को साथ साथ इंटीग्रेट कर लिया। अच्छा, मैं अब आगे से ना ये वाली स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं सीधा पहली स्टेप के बाद तीसरी स्टेप लिखूंगा, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन, ऐसा कह दें आपसे, अच्छा मान लो ये कह दें 2x+3 का होल स्क्वायर, ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3 का होल स्क्वायर, तो इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे? तो इसको सॉल्व करने के ना 2 मेथड, सुनना ध्यान से, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स आपको अभी तक आते हैं। पहला मेथड है ना कि इसको ओपन कर लो, कितना बन जाएगा ये 4x² प्लस 9 प्लस 12x a+b होल स्क्वायर से ओपन कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो 4x² का इंटीग्रेशन, 4 बाहर आएगा, x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, सो इट इज 4x³/3। 9 का इंटीग्रेशन, 9 बाहर आएगा, 9 dx है वो, तो 9x प्लस 12x dx, 12 बाहर आएगा, x dx का इंटीग्रेशन x²/2, 12 से 2 कैंसिल होगा, ये बचेगा 6x² प्लस कांस्टेंट। एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड एक और है। दूसरा मेथड क्या है ना कि आप कहोगे सर ये x की जगह x का लीनियर फंक्शन दिखा है, और इसकी जगह अगर x² लिखा होता तो x² का इंटीग्रेशन आता x³/3, x² की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह क्या लिखा हुआ है 2x+3, तो आप कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन होगा अगर लीनियर फंक्शन वाले मेथड से, ये लिखा हुआ है सर 2x/3 का होल स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की जगह x का लीनियर फंक्शन है, तो 2x+3, x² का x³/3, x³/3 है ना, और डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ऑफ x मतलब 2,
तो ये आंसर आ गया अपना 2x + 3 होल क्यूब अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट, है ना। ये दो मेथड से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। अच्छा, दो क्यों बताए? स्क्वायर वाला हुआ तब तो चाहो तो ऐसे ही कर लेना। मान लो कल को मैं यहाँ पावर 4 लिख देता, तो फिर इससे करना बेटर है। अगर मैं कल को आपको क्वेश्चन में ये कह देता कि स्क्वायर की जगह ऐसा है, चलो देखना ध्यान से कि इंटीग्रेशन x + 2x + 5 की पावर 4। अब ओपन करके करना मुश्किल है, अब कैसे करेंगे? x के लीनियर फंक्शन वाले मेथड से। तो x की जगह x का लीनियर फंक्शन 4 है तो पावर 5 हो जाएगी, तो 2x + 5 की पावर 5 अपॉन 5, ये तो अभी इंटीग्रेट किया, साथ में x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, प्लस कांस्टेंट, तो आंसर आ गया अपना 2x + 5 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 10 प्लस कांस्टेंट, ये रहा आंसर, है ना। तो ऐसे वाले इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं ओपन करके। ठीक, एक और बता रहा हूँ, जैसे ऐसा फंक्शन लिखा हो कि sin x, आता है तुम्हें, ये सब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, cos x + ex + 1/x dx। तो क्या करेंगे, हर फंक्शन को सेपरेटली, sin x का माइनस cos x का sin x, ex का ex, 1/x का ln x, ऐसा लिखा हो तो हर टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए। आई थिंक सबने लिख लिया होगा। एक बात बताओ, ये जो मैंने इसको दो मेथड से सॉल्व किया, इन दोनों में तुम्हें कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, मतलब आंसर में? ये आंसर एक ही है कि डिफरेंट है? सोचो, ये जो दो आंसर आए हैं, ये पहले मेथड से और ये दूसरे मेथड से, ये दोनों आंसर सेम है कि डिफरेंट है? लिख के बताना चैट बॉक्स में। करो सिंप्लीफाई, करो दूसरे वाले को सिंप्लीफाई करो, दूसरे वाले को। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना तुम, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही, 4x³ प्लस ये 9x ही बनेगा, है ना, प्लस 6x² ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है 27/6, है ना, जो b³ है, 27/6 मतलब 9/2 हो गया ना, 9/2 प्लस कॉन्स्टेंट, जबकि यहाँ ये टर्म नहीं है, यहाँ ये टर्म है। अगर आप सोच पा रहे हो तो जब इसको a + b के होल क्यूब से ओपन करेंगे तो बनेगा a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो ये तीनों टर्म तो सही बन गई, x वाले टर्म। ये एक 9/2 एक्स्ट्रा है यहाँ, जो यहाँ नहीं था, तो दोनों तो आंसर डिफरेंट आ गए। तो बिल्कुल, है ना। इंटीग्रेशन को जब अपन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करेंगे तो जो आंसर्स आ सकते हैं वो कांस्टेंट डिफरेंट, जैसे मान लो यहाँ पे कांस्टेंट था c, यहाँ भी कुछ कांस्टेंट है, ये पूरा एक कांस्टेंट है ना। c + 9/2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना। आंसर्स में कांस्टेंट का डिफरेंस हो सकता है ना। आंसर डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट के साथ हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेम कांस्टेंट वाले हों, वो कांस्टेंट डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है ये बताता हूँ, है ना। डिफरेंट कांस्टेंट्स क्यों आते हैं? क्योंकि वो +c लिखा है ना, उस c के बारे में तुम्हारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बताया, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। मान लो बेटा तुम्हारे पास दो फंक्शन है ना। एक फंक्शन था तुम्हारे पास y = 2x² + 3x + 4
और एक तुम्हारे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। ये तुम्हारे पास दो फंक्शन थे, है ना, दोनों में कांस्टेंट का अंतर है। तुम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हो, है ना, मैं कहूँ इनका dy बाई dx निकालो, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3, इसका dy बाई dx निकालो, ये आ जाएगा 4x प्लस 3। ध्यान से देखो, ये दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव सेम आए, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करते ही वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, जीरो। डिफरेंशिएट करते ही कांस्टेंट क्या हो जाता है, जीरो। अब मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेशन 4x बाय 3 करो, यहां भी इंटीग्रेशन 4x बाय 3 करो, तो मैंने कहा था इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। तो ये इंटीग्रेट होके +4 बनेगा, +8 बनेगा, और सोचो ये प्लस कुछ भी तो हो सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3/2 1/2 4/7 कुछ भी हो सकता था, है ना। तो ये इंटीग्रेट होके कुछ भी हो सकता है, इसीलिए साथ में ना एक कांस्टेंट लिखते हैं, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये डिफरेंशिएट करते टाइम गायब हो गया था। ये कांस्टेंट जो है ये डिफरेंशिएट करते टाइम गायब हो गया है। इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं बता सकते जब तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ना दी हो। तो ये जो कांस्टेंट है ना, डिफरेंशिएट करते टाइम ये कांस्टेंट गायब हुआ था, तो इसीलिए अपने जो आंसर्स यहाँ आए थे वो हो सकता है तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बने हो, है ना, उनको इंटीग्रेट करके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आए हो, है ना। तो इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंस हो सकता है। अब ये कांस्टेंट आता कहाँ से है, तो कांस्टेंट क्या था एक्चुअल फंक्शन में, ये पता होने के लिए हमें कुछ इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो हम बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, कि मान लो तुम्हें दिया हुआ है कि इफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 dx and we know that at x equal to 0 y equal to 4, find y। ये फंक्शन बताना है कि अगर y का फंक्शन इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 dx है और हम जानते हैं कि x इक्वल टू 0 पे y 4 था, तो बताओ yx क्या होगा। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, पहले तो इंटीग्रेट करेंगे, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 इंटू dx, इसको इंटीग्रेट कर लिया, ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कॉन्स्टेंट, ये y का फंक्शन बना। अभी देखो ये कॉन्स्टेंट अननोन है ना। अब इस कांस्टेंट को डिसाइड करने के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे कि आपसे कहा गया है कि जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू 4 मिलना चाहिए। तो ये 4 इक्वल टू ये 0 प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ से ये कांस्टेंट डिटरमाइन हो गया 4। इसका मतलब जो एक्चुअल फंक्शन था वो क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे 4 है ना। तो ये जो इनिशियल कंडीशन या कोई कंडीशन दी होती है ना, इससे हम ये कांस्टेंट डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए जब तक ये कंडीशन नहीं दी हुई है तब तक आपको प्लस सी लिखना ही होगा, आप अपने मन से कुछ नहीं बता सकते। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए इस बात को, फिर आगे चलेंगे। x का फंक्शन dx के साथ इंटीग्रेट होगा, y का फंक्शन dy के साथ इंटीग्रेट होगा, t का फंक्शन dt के साथ इंटीग्रेट होगा। आपको थोड़ा सा फैमिलियर करने के लिए मैं कुछ फंक्शंस चेंज करता हूँ, है ना। आपको ये इंटीग्रेशन बताने हैं, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन रूट टी प्लस 1/√t डी टी, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। ओमेगा कांस्टेंट है, ये कुछ w लिखा हुआ है ना, ये कांस्टेंट है,
ये सब इंटीग्रेशन आपको बताना है। इंटीग्रेशन 5x प्लस 2x² या 2x³ अपॉन x² dx, और पांचवा इंटीग्रेशन e raised to the power 0 dx। ये 0 है ना, e raised to power 0 dx। इन सब की वैल्यू बतानी है, सब में प्लस कांस्टेंट आएगा, लिख देना। सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा। मैं एक एक करके इंटीग्रेट कर रहा हूँ, आप सॉल्व करके ऊपर आंसर देखते जाइए। t³/3 प्लस t² प्लस 5t प्लस कांस्टेंट रूट t, मतलब t की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 तो 3/2, तो ये बन जाएगा 2/3 t रेज टू पावर 3/2 प्लस t की पावर -1/2, तो ये -1/2 प्लस 1 तो अपॉन 2 आ जाएगा सामने, t की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट। ये साइन कांस्टेंट है वो, तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे प्लस कांस्टेंट। इसको अब ये करना नहीं आता तो 2 टर्म में ब्रेक कर लो, मुझे दिख रहा है कि 2 टर्म बन जाएगी। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 5/x प्लस 2x dx। इसको 2 टर्म डिवाइड करके बना लिया। आता हमें कोई डिवीजन रूल तो हमने सीखा नहीं इंटीग्रेशन में, तो ऐसा वाला फंक्शन लेकिन अपना सीखा है कि डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये 5 बाहर आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, तो 5 बाहर आएगा 1/x का ln x प्लस 2x का x² प्लस कांस्टेंट। और e की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx। क्यों? क्योंकि e रेज टू द पावर 0 1 होगा, है ना, तो इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट। ये रहे इनके आंसर। किसी पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो बता दो। देखो एक इंटीग्रेशन ना, पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन सीख लेते हैं। नहीं, डेफिनेट से पहले एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन जो आपको याद रखना है कि ऐसे ही करते हैं, वो है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स। ये अपने काम का है ना। अब ये आपको नहीं आता, ये चीज समझो। आपको साइन एक्स आता है, आपको x² आता है, लेकिन आपको साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना नहीं आता, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको करनी नहीं आती, बट ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में काम का, इसलिए ये सीख रहे कैसे करते हैं पता रखना है। इसको करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगा के, है ना। आप ये जानते हो कि cos 2x को लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या इसको 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं cos 2x की फॉर्म में चेंज करके लिख सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2x बाई 2। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स को इसमें चेंज किया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि ऐसा चेंज करने के बाद अब मुझे इंटीग्रेट करना आता है। अब ये बन गया बेटा 1/2 माइनस cos 2x बाई 2 dx। अब आपको ये इंटीग्रेट करना आता है। पहला है 1/2, 2 पार्ट्स में लिख लो, 1/2 इंटीग्रेशन dx माइनस दूसरा है 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। पहले वाले को इंटीग्रेट करेंगे, ये बनेगा x/2। दूसरे वाले को करेंगे तो देखो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x बाई 2, मतलब sin 2x बाई 4, तो ये बचेगा sin 2x बाई 4।
प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स बाई टू माइनस साइन टू एक्स बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट। अब सर हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा धीरे धीरे पता चलेगा, अभी पता चलने की जरूरत भी नहीं है कि कैसे चेंज करते हैं। 12th में पूरा डिटेल में मैथ्स में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, अपने काम का है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स करना आता है तो ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x में चेंज करके इंटीग्रेट करते हैं। सब लोग इसको नोट कीजिए और सब लोग खुद से इसी तरह से इसको इंटीग्रेट करके आंसर लिखेंगे। मतलब आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, इसको सब लोग खुद से इंटीग्रेट कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स को नोट कीजिए और कॉस स्क्वायर एक्स को इसी अप्रोच से खुद से इंटीग्रेट कीजिए अपनी कॉपी में। सब लोग 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी लिख लेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाय 2dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बचेगा x बाय 2 प्लस वापस cos 2x का sin 2x बाय 2, तो मतलब sin 2x बाय 4 प्लस, जिसको पता होगा कि sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स को 2x में चेंज करके ही इंटीग्रेट करते हैं, वो एक क्वेश्चन कर लेगा। जिसको पता नहीं होगा उसको दिक्कत आएगी, है ना। तो ये पता होना चाहिए। जल्दी लिखिए, मैं 30 सेकेंड और दे रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। जल्दी। ठीक है, अब अगला क्या है जो अपन सीखने वाले हैं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, है ना, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन क्या ना, मैंने तुम्हें कहा ना बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना, बहुत सारे तरह के मेथड्स डेवलप किए गए हैं इंटीग्रेट करने के। जो कुछ मैंने कहा ना 12th में सीखोगे, कुछ 12th में भी नहीं सीखोगे, है ना, उतने अपने फिजिक्स में काम भी नहीं आते। ये जो बताऊंगा ना, ये भी मतलब तुम्हें, तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब ये सब्स्टिट्यूट करें। धीमे धीमे सीख जाते हैं। ये यहाँ इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में कोई बहुत अच्छा सवाल कभी आता है ना, तो उसमें ये सब्स्टिट्यूशन लग जाता है ना। अदरवाइज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड भी क्वेश्चन तुम्हें शायद ही कहीं मिलेगा, है ना, फिजिक्स में। ठीक है, बट मैथ्स में तो ये डिटेल में पढ़ना ही है अपने को 12th में कि इस मेथड से कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। बट अभी अपन सीख रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन log x, मतलब log बेस e है, अपॉन x dx। क्या ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन log x अपॉन x इंटू dx। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब देखो आपको जितने भी तरीके अभी तक आते हैं उससे आप इसको नहीं कर सकते, है ना? देखो इसमें क्या करते हैं, क्या होता है ना, इसमें पहचानने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि हमें यहाँ दो फंक्शन लिखे हुए हैं, एक फंक्शन है log x और एक फंक्शन है x, या 1/x मान लो, ये log x इंटू 1/x लिखा हुआ है। हम किसी एक फंक्शन को t मानते हैं। क्या कहा मैंने, हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं, हम किसी एक फंक्शन को t मानते हैं और t ऐसा मानते हैं कि उसका डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव वहीं लिखा हुआ दिख जाए। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान लो मैं आपसे कहूं कि t इज इक्वल टू, मैं मान लू log x है। मैंने क्या किया, log x को t मान लिया। अब मैं आपसे कहूं कि dt अपॉन dx कैलकुलेट करो, तो ये कितना आ गया, 1/x। भाई अगर t इक्वल टू log x है तो dt अपॉन dx क्या आएगा, 1/x।
तो dt कितना आएगा, या dx क्या आएगा यहाँ से, x dt, dx क्या आएगा यहाँ से, dx इज इक्वल टू x इंटू dt। ठीक, एक तरीका ये हुआ है ना, या आपको दिख रहा हो तो dx अपॉन x को मैं dt लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ क्या किया, सब्स्टिट्यूट क्या किया, log x की जगह t, तो इस देखो क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन में क्या बनाया, log x की जगह t, और ये जो dx अपॉन x है ना, देखो ध्यान से, ये dx को इधर ले जाऊं तो dx अपॉन x बन गया dt, तो ये बन गया t dt, ये क्या बन गया, t dt, तो इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट, और t क्या माना था, log x, ये क्या बन गया, log x का स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। वापस ये इस फंक्शन को ही t कैसे माना, पूरी डिटेल अपन नहीं समझ सकते, काम भी नहीं आएगा, बस मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं कि ऐसे फंक्शन को t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव तुम्हें वहां लिखा दिख जाए, कि इसका डेरिवेटिव मुझे वहां लिखा दिख रहा है, कि अगर log x को t माना तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x dx मुझे वहां लिखा हुआ दिख गया, तो उसको मैंने dt लिख लिया। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि एक फंक्शन को t और जो बाकी बची चीज होती है उसको कोई dt की फॉर्म में लिख ले, ताकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन जाए। एक एग्जांपल और देता हूँ, चलो, है ना। मान लो तुमसे कोई कहे कि 10x को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन 10x dx, है ना, नहीं आता तुम्हें, है ना, तुम्हें 10x को इंटीग्रेट करना नहीं आता, एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं बेटा sin x अपॉन cos x dx, क्या कर लें, sin x अपॉन cos x dx। अब देखो, अगर मैं cos x को t मान लूं, क्या मान लूं, t इज इक्वल टू cos x, जो नीचे लिखा हुआ है, इसको क्या मान लूं, t, तो यहां से dt क्या आ जाएगा, dt cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx, है ना। तो ध्यान से वही मैंने dt बाई dx किया और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो अगर मैं cos x को t मानूं तो मैं dt को लिख सकता हूं माइनस साइन एक्स dx, तो ये जो बनेगा ना, ऊपर साइन एक्स dx को मैं माइनस dt लिख लूंगा और अपॉन cos x को मैं t लिख लूंगा, तो ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई होके बन गया dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस ln t प्लस कॉन्स्टेंट, और t क्या है, cos x, तो ये क्या बन गया, माइनस ln cos x प्लस कॉन्स्टेंट। कलाकारी है, आप अगर समझो तो दिखना चाहिए एक बार के लिए कि किस फंक्शन को t माने कि उसका डेरिवेटिव मुझे वहां लिखा दिख जाए। नॉर्मली ऐसा सिंपल सा कई बार बन जाता है कि एक फंक्शन लिखा होता है जिसका डेरिवेटिव मुझे वहीं लिखा दिख जाता है ना। तो यहाँ पे sin x को t माना, सॉरी cos x, सोचो मैंने गलती से sin x को t मान लिया होता है ना, तो वो cos x dx ना dt नहीं बनता, cos x नीचे है, अगर मैंने गलती से sin x के बदले cos x को t माना होता, सॉरी cos x के बदले sin x को t माना होता, तो वो dt इज इक्वल टू समथिंग इंटू dx नहीं बन रहा होता। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि ऐसे फंक्शन को t माने जिसको जब डिफरेंशिएट करें तो दूसरा फंक्शन जो लिखा हुआ है इंटू dx इस फॉर्म में बन जाए, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने cos x को t सब्स्टिट्यूट किया, है ना, cos x की जगह t रख दिया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। इट इज वन ऑफ द मेथड्स, है ना। फिजिक्स में ये भी काम नहीं आएगा, मैं इस पे बेस्ड आपको 2-3 क्वेश्चन और होमवर्क में दूंगा, उसको आप सॉल्व करना, कोई डाउट हो तो आप डिस्कस करना, है ना। जल्दी से इसको पहले नोट कीजिए।